एक बार बता देता हूँ कि हम इनिशियली इंडिविजुअल टेक्निक्स करते रहेंगे। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। इंडिविजुअल टेक्निक्स करेंगे एक एक करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं शायद हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इंडिविजुअल टेक्निक्स को हम करेंगे, जितनी भी टेक्निक्स हैं, इसके बाद हम उन्हें मिक्स करेंगे आगे चल के। और मिक्स करके हम एक ऐसा कंपोजिशन बनाएंगे जिसको कंपोजिट टेक्निक बोलते हैं, और जिसके बेस पर हम टाइम करेंगे। तो अभी प्रीवियस बैचेस में मैंने जितनी टेक्निक्स बताई थी, इस बैच में मैं 3 या 4 टेक्निक एडिशनल बताने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स को भी बोला था कि भाई आप भी इसे ज्वाइन करें। तो एक्स्ट्रा मैं इसमें बताऊंगा, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा एक्चुअली मैरिज डिले क्यों होती है, या किसी की मैरिज अर्ली क्यों होती है। उन कॉम्बिनेशंस पे भी मैं लेटर ऑन बात करूंगा। शुरू में मैं एक स्टेज तक, टेक्निक तक पहुंचूंगा कि आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा किस तरीके से हमें टाइम करना है। मेरे प्रीवियस बैचेस के बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो कितने सारे वीडियोस भेजते हैं। विनोद जी हैं, एक सर हैं राकेश गौतम जी, वो कोई 20 कुंडलियाँ मेरे पास भेज चुके हैं टाइम कर करके। तो इसी तरीके से आप लोग भी उसको थोड़ा सा, जो भी हम पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, उसको 1-2 कुंडलियों पे ज़रूर लगाएं। अदरवाइज तो आप फिर एंड तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं। अभी तक वैसे मैंने कुछ बताया नहीं है, आज मैं 3-4 टेक्निक बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन अराइज प्रणाम सर जी। एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक सब अपना, नमस्कार सबको, सब अपना म्यूट कर लें। एक क्वेश्चन अराइज होता है बड़ा सिंपल सा कि मैंने लास्ट क्लास में जो दशाएं बताई थी, वो इतनी ज़्यादा दशाएं हैं, कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसकी दशा बचेगी उसमें। और क्लासिकल कॉम्बिनेशन यही है कि अब लग्न, लग्न लॉर्ड, सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड, D1 चार्ट, उनसे रिलेटेड प्लेनेट बी, मतलब उससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है, उसमें जाकर बैठ गया, वो सभी की दशा और अंतर दशाओं में मैरिज हो सकती है। अब कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो यही कॉम्बिनेशन नवांश चार्ट में भी, यदि नवांश चार्ट का लग्न लॉर्ड भी मैरिज करा सकता है, नवांश चार्ट का आपको सेवन्थ लॉर्ड भी मैरिज करा सकता है, नवांश चार्ट में कोई प्लेनेट सेवन्थ हाउस को देख रहा है वो भी मैरिज करा सकता है, सेवन्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है वो भी मैरिज करा सकता है। तो ऐसी कोई भी दशाएं और अंतर दशाएं बचती नहीं है जिसमें मैरिज नहीं हो सकती। तो फिर तो हमेशा ही मैरिज हो जाएगी। तो उसका एक मैं अभी सूत्र यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर करूँगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। इसको कट शॉर्ट करने का एक छोटा सा तरीका है, हालांकि आगे जाके पूरा कंसेप्ट हम बदल देंगे। जो अभी पढ़ा रहे हैं उसे भी बिल्कुल ही चेंज करते रहेंगे, मगर स्टेप वाइज स्टेप आप इसे लगा के देखें। कि हमने प्रीवियस क्लास में सूत्र दिया था, मैरिज टेक्स प्लेस इन द विमशोत्री MD/AD ऑफ प्लैनेट्स विद लग्न और सेवन्थ हाउस, और लग्न लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड ऑफ D1/D9, और प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद देम। अब ये सूत्र में लगा दूं तो कोई भी दशा अंतर दशा शायद ही बचेगी जिसमें मैरिज नहीं हो सकती। According to this, MD and AD Lord ought to have PSC connection with Lagna, Lagna Lord, 7th house, 7th Lord, or the planets associated with them in D1 and D9 chart। तो कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ मैं। आप ये सब प्लेनेट निकाल लो, उसमें एंड में मैरिज रेलिवेंट इवेंट, जो भी मैरिज से रिलेटेड इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मैरिज रिलेटेड इवेंट कौन सा होता है? आप कहीं कोई देखने गए किसी रेस्टोरेंट होटल में, दोनों मैच मिले, लड़के लड़की, वो भी मैरिज रिलेटेड इवेंट है। उन दोनों के बीच में कोई फिक्सेशन होगी, बात होगी, वो भी मैरिज रिलेटेड इवेंट है। रिंग एक्सचेंज कर ली, वो भी मैरिज रिलेटेड इवेंट है। और हम लोगों के अंदर तो 25 तरीके की अलग अलग रिचुअल्स होती हैं अलग अलग लोगों में, तो एक मैरिज से रिलेटेड 20 इवेंट होते हैं। कोई न कोई इवेंट जब हो रहा है तो उस टाइम अंतरदशा लॉर्ड मस्ट हैव सम रिलेशन विद द लग्ना, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस ऑफ द D9 चार्ट। मतलब ये मैं कट शॉर्ट कर दिया, ऊपर जितनी भी दशाएं आई वो सभी दशाओं को क्या कट शॉर्ट करना है, अपने जो भी दशा लग रही है। अब आप देखिए, वो नवांश चार्ट के लग्न, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाना चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। लग्न ऑलवेज, नवांश का मतलब मैरिज, इट इज़ फॉर मैरिज, योर स्पाउस के लिए है। तो लग्न स्पाउस को लिंक वो करती है, रिप्रेजेंट।
फिफ्थ हाउस आपका किसी भी तरीके का अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप एक बार मिले तो मिले हैं, तो उस टाइम पर आप दोनों के बीच में जो भी दो लोग हैं उन दोनों के बीच में किसी न किसी तरीके का उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुआ होगा, तभी तो वो मैरिज के लिए एग्री किए, अदरवाइज तो एग्री करेंगे ही नहीं। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ द अट्रैक्शन, रोमांस, इस तरीके से आप कह सकते हो, लव और अफेयर, इन सभी का हाउस है। सेवेंथ हाउस स्पाउस का हाउस होता ही है। एंड नाइन्थ इज ऑल्टरनेट हाउस ऑफ दैट रोमांस। फिफ्थ से फिफ्थ है भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से, इसलिए चार भावों से जिस जो भी अंतरदशा है आपने पिन पॉइंट की D1 और D9 चार्ट से, मगर आप देख लीजिएगा उस अंतरदशा का D9 चार्ट की लग्न फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस से लिंक होना चाहिए। यदि इन चारों से लिंक नहीं हो रहा है तो आप उसे रूल आउट कर देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पर मैरिज नहीं होगी। यदि नवांश चार्ट करेक्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए नवांश चार्ट गलत है। टाइम को करेक्ट करिए। यदि आपकी भी मैरिज है आप जाके लगा लेना है। यदि आपकी मैरिज हो रही है, हम में से ज़्यादातर लोग मैरिड हैं, तो आप देखिए जब आपकी मैरिज हुई उस टाइम आपकी अंतरदशा का लिंक 100% लगना। मैं ये कितनी भी कुंडलियों पे लगा चुका हूँ और सभी कुंडलियों पे लगता ही लगता है सूत्र, 100% करेक्ट सूत्र है, इसका एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। यदि आपको मिल रहा है तो इसका मतलब टाइमिंग रॉन्ग है कि अब जिस अंतरदशा में मैरिज हो रही है वो लग्न फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस ऑफ नवान चार्ट से लिंकअप उसका होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन बताऊंगा टाइमिंग बेस्ड ऑन लग्न फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक फॉर्मूला है, ये 20% केसेस में भी नहीं लगेगा, पहले से ही बता रहा हूँ मैं। मगर ये फॉर्मूला एंशियंट फॉर्मूला है। पुराने टाइम पर जो वशिष्ठ ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि एक तरीके से इनके भी फोर फादर्स थे, पाराशर वगैरह के भी, जिन्होंने पाराशरी लिखी थी, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे। उस समय पर आपने सुना होगा सीता स्वयंवर हुआ था, तो जनक जी को सपना थोड़ी आया था कि भाई इसका सीता का स्वयंवर करना चाहिए। उस टाइम पर मैरिज की किसी भी एज में मैरिज हो जाती थी, मैरिज की कोई एज नहीं होती थी। 5 साल के बच्चे की भी मैरिज कर देते थे, 10 साल के बच्चे की भी मैरिज कर देते थे, और 15 साल और 20 साल के बच्चे की भी मैरिज कर देते थे। तो उस समय के जो ऋषि मुनि होते थे वो किस तरीके से डिसाइड करते थे कि इसकी मैरिज कब होनी चाहिए, या स्वयंवर टाइप का एक इवेंट है, वो एक इवेंट है पर्टिकुलर, तो प्री डिसाइड किया आपने कि उसकी इस दिन हम स्वयंवर करेंगे, तो वो डेट किस बेस पे डिसाइड करते थे वो मैं यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लगाओगे तो एक 20% से ज़्यादा कुंडलियों में नहीं लगेगा, हो सकता है उससे कम में ही लगे। मगर आप अपने बच्चों की यदि मैरिज कर रहे हो और इस तरीके से फॉर्मूला लगा के कर रहे हो तो वो सबसे शुभ दिन होगा मैरिज के लिए। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग बेस्ड ऑन लग्न फॉर्मूला। पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा सीता स्वयंवर यहाँ पर मैं क्यों लेकर आया। कि आप इसमें लग्न का लॉन्गिट्यूड ले लीजिए एंड सेवेंथ लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना है मैं लग्न के लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ। जब हम विवाह सैम निकालते हैं तो लग्न लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड लेते हैं, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। लग्न का लॉन्गिट्यूड और सेवेंथ लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड दोनों को ऐड कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे विवाह सैम निकालते हैं, मगर यहाँ पर आप लग्न लॉर्ड की जगह लग्न का लॉन्गिट्यूड लेंगे। दोनों को ऐड किया आपने, लग्न का लॉन्गिट्यूड और सेवेंथ लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड, टोटल इज हायर देन 12 साइन। 12 से ज़्यादा साइन हो जाता है तो हमें पता है कि हम 12 साइन निकाल देते हैं। दोनों को ऐड करने पर सपोज 12 साइन ही हो गया, 12 साइन 13 डिग्री हो गया, तो 12 साइन निकाल दीजिए, 0 साइन 13 डिग्री होगा, क्योंकि 12 साइन पास्ट कभी भी नहीं होते। मैक्सिमम 11 साइन सम डिग्री हो सकता है। यदि ऐड करने पे 12 साइन से ज़्यादा कुछ भी आ रहा है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नंबर आ गया आप उसे नोट कर लीजिए। अब ये कॉम्बिनेशन है ऑन मैरिज डे, जिस दिन मैरिज होगी। टेक द ट्रांजिट जुपिटर राशि, मतलब आप जुपिटर देखिए उस दिन ट्रांजिट में किस राशि के अंदर है और उसका लॉन्गिट्यूड नोट कर लीजिए जिस दिन मैरिज होगी। तो आपने जो लग्न और सेवेंथ लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड किया है, जुपिटर उस दिन उससे ±6 डिग्री 40 मिनट्स के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे विवाह से हम निकालते थे उसमें हम लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड करते थे। यहाँ पर आपको ऐड करना है लग्न का लॉन्गिट्यूड और सेवेंथ लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड, दोनों को ऐड किया। 12 से ज़्यादा है तो 12 साइन निकाल दिया, जो भी साइन बचा आपने नोट कर लिया उसे। यहाँ पर डिग्री भी मैटर करेगी, ध्यान रखना।
तो जो भी साइन बचा उसे आपने नोट कर लिया। अब आप जुपिटर का ट्रांजिट देखिए। जुपिटर उसके आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा एग्जैक्टली, ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री 40 मिनट्स आगे होगा या पीछे होगा। अब इस कॉम्बिनेशन को मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा अभी करके, पर थोड़ी सी इसके बारे में जो मुझे बात बतानी थी वो मैं बता देता हूँ। इस कॉम्बिनेशन को यदि हम वैसे लगा के देखेंगे, इसके बेस पे मैरिज की डेट लगा के देखेंगे, तो बहुत कम लोगों के केस में ये सटीक बैठेगा। मगर आपको अपने बच्चे की मैरिज की वो डिसाइड करनी है, और इस तरीके से डिसाइड करेंगे तो इससे बेटर कोई मुहूर्त नहीं है उसके लिए। दिस द बेस्ट मुहूर्त फॉर दैट वन पर्टिकुलर पर्सन, कि जब जुपिटर आपके लग्न लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड और 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड के सम के आसपास ट्रांजिट कर रहा है विद इन 6 डिग्री 40 मिनट्स आगे या पीछे, उस ड्यूरेशन के अंदर यदि आप मैरिज करोगे तो वो बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज होने वाली है एस्ट्रोलॉजिकली। तो ये उस टाइम जो स्वयंवर डिसाइड किया करते थे कि इसका स्वयंवर अब करेंगे, वो यही फॉर्मूला होता था। उसका लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर लेते थे, ऐड कर लिया वो तो फिक्स हो गया। अब देखते थे जुपिटर चल के जब उसके पास आता था 6 डिग्री 40 मिनट पे, उस ड्यूरेशन में उसके वो स्वयंवर की डेट फिक्स कर दिया करते थे। लाइक द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, वो डेट फिक्स कर दी, और तब वो राजा महाराजे जैसे भी जो लोग आते थे वो उस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी मैरिज होती थी। तो ये पूरा पीरियड जब आपका जुपिटर लग्न लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड और 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड से 6 डिग्री 40 मिनट्स पहले और 6 डिग्री 40 मिनट बाद तक, इस पूरी रेंज में टोटल वो आपका 13 डिग्री 20 मिनट तक होती है। एक नक्षत्र जितनी उसकी वॉक होती है, एक नक्षत्र जितनी डिस्टेंस वो चलता है, उस पूरी ड्यूरेशन में मैरिज होनी चाहिए। अब चाहिए वाला कंसेप्ट आज की डेट में लगता नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मगर मैं आपको जो भी टेक्निक्स कहीं भी दुनिया में यूज़ होती हैं और मेरी नज़र में आएंगी वो मैं सारी आपको बताऊँगा। अब वो 100% नहीं लगेंगी, हम एंड में कुछ और लगाएंगे, मगर एक एक टेक्निक की हम बात करेंगे। अब इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लग्न बेस्ड टेक्निक है, ये किसी भी नेटिव की कुंडली ली हुई है मैंने, और इसका डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1981। आप नोट कर सकते हो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। और टाइम ऑफ बर्थ है 8:30 AM बेंगलोर। इसकी डेट ऑफ मैरिज थी 1 सितंबर 2007। जुपिटर उस दिन ट्रांजिट कर रहा था 7 साइन पास्ट 16 डिग्री 55 मिनट, मतलब वो स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न में 16 डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा था। 7 साइन पास का मतलब बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं 2-3 दिन से बेहिसाब, तो मैं बार बार बता रहा हूँ। 7 साइन पास 16 डिग्री का मतलब ये 8 साइन में ट्रांजिट कर रहा है 16 डिग्री पर, 7 साइन क्रॉस कर चुका है। अभी देखिए लॉन्गिट्यूड आप समझ लीजिए, यहाँ पे जिनको नहीं आता है वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको मून दिख रहा होगा, मैंने ये माउस चला रहा हूँ यहाँ पे 7 साइन में, और ये 23 डिग्री है, वो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ मून की डिग्री 23 है। तो इसका मैं लॉन्गिट्यूड लिखूंगा 6 साइन पास 23 डिग्री। जो भी प्लेनेट 7 साइन में होगा उसका लॉन्गिट्यूड होगा 6 साइन पास 23 डिग्रीज। अभी सपोज आपको यहाँ पे सैटर्न का लॉन्गिट्यूड या राहु का लॉन्गिट्यूड पता करना है, राहु 4 साइन में है इस कुंडली के अंदर, तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा 3 साइन पास्ट। इसकी जो भी डिग्रीज हैं वो इसके अंदर हम लिख देंगे। तो आप देखिए डेट ऑफ मैरिज इस नेटिव की थी 1 सितंबर 2007। जुपिटर उस दिन ट्रांजिट कर रहा था 7 साइन पास 16 डिग्री 55 मिनट, मतलब स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर 16 डिग्री 55 मिनट पे वो ट्रांजिट कर रहा था। अब मैंने देखिए यहाँ पे लग्न का लॉन्गिट्यूड लिया है, इसका लग्न 3 साइन के अंदर है, और उसकी डिग्री यहाँ आपको नहीं दिख रही होंगी, आप नोट कर लीजिएगा। उसकी डिग्री है एक्चुअली अराउंड 10 डिग्रीज और 12 मिनट पे है लग्न। तो लग्न का लॉन्गिट्यूड हो गया 2 साइन पास 10 डिग्री 12 मिनट्स, क्योंकि ये 3 साइन में लग्न है तो इसका लॉन्गिट्यूड आएगा 2 साइन पास 10 डिग्री 12 मिनट। ऐसे ही 7th लॉर्ड यहाँ पर देखिए 7th हाउस के अंदर 9 साइन है, और उसका लॉर्ड है जुपिटर, गुरु यहाँ पे 6 साइन के अंदर है। तो इसका जो गुरु का 7th लॉर्ड का जो लॉन्गिट्यूड लिखूंगा मैं वो होगा 5 साइन पास्ट, और इसकी डिग्रीज हैं एक्चुअली 6 डिग्री 58 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 साइन पास 6 डिग्री 58 मिनट। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, लग्न के लॉन्गिट्यूड को 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड में ऐड करेंगे। ऐड करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। साइन को ऐड कर लो, तो 5 + 2 7 साइन हो गया। डिग्री को ऐड कर लो, 10 डिग्री + 6 डिग्री 16 डिग्री हो गया। और मिनट को ऐड कर लो, 12 मिनट + 58 मिनट, ये हो गया 70 मिनट। जब मिनट 60 से ज़्यादा हो जाए
तो उन मिनट को आप लिख लोगे 1 डिग्री 10 मिनट हो गया ये। 70 मिनट का मतलब है 1 डिग्री 10 मिनट। 12 + 58 70 मिनट हुआ, तो उसको मैंने लिख दिया 1 डिग्री 10 मिनट। तो 10 मिनट तो यहाँ रख लिया, और डिग्रीज में जो आया था 10 डिग्री + 6 डिग्री, उसमें मैंने उस 1 डिग्री को ऐड कर दिया है। तो वैसे भी इसका एडिशन आपको पता होगा कि 60 मिनट = 1 डिग्री होता है, एंड 30 डिग्री = 1 साइन होता है। तो जब भी डिग्रीज का सम 30 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें से 30 को हटा दीजिए और साइन में 1 ऐड कर दीजिए, साइन को 1 कैरी ले जाइए, बढ़ा दीजिए। और इसी तरीके से जब भी मिनट आपकी 60 से ऊपर हो जाए, तो 60 से ऊपर जितनी मिनट बची हैं उन्हें नोट कर लीजिए, और उन बाकी को आप डिग्री में 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो ये आया था लग्न का लॉन्गिट्यूड और 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड ऐड करने पर आ गया 7 साइन पास्ट 17 डिग्री 10 मिनट। अब ये ध्यान से देखिए, उस दिन जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था 7 साइन पास 16 डिग्री 55 मिनट। तो इन दोनों के बीच में केवल 1 डिग्री का डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर पर्सन की जिसकी मैंने कुंडली ली है उस पर ये कॉम्बिनेशन लग रहा था, काफ़ी पे लग भी रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं लगता। तो ट्रांजिटिंग जुपिटर इज ट्रांजिटिंग विद इन 6 डिग्री 40 मिनट ऑफ द पॉइंट, इट मीन्स इसकी मैरिज हो जाएगी। तो ये लग्न बेस्ड टेक्निक है। ये लग्न बेस्ड टेक्निक उन केसेस में और भी ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए या हमें करनी चाहिए जहाँ हमारे पास चॉइस हो कि हम बच्चों की मैरिज कब कर सकते हैं। आपको पता होगी अगले 1 साल में होगी, और अगले 1 साल में यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है। इवन रामचरितमानस की जो किदवंतियाँ हैं उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन है, और उसके बेस पे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये मुझे मेरे फादर ने एक्चुअली ये बताया था, वो क्योंकि वो रामचरितमानस के एक्सपर्ट हैं, तो वो मैंने आपके सामने उसकी कहानी बता दी है कि किस तरीके से स्वयंवर की डेट हम यूज़ किया करते थे। अब ये एग्जैक्टली सेम एक टेक्निक और है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये भी स्वयंवर के लिए यूज़ की जाती थी। इसको भी टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी 15 से 20% केसेस में ही लगेगी। आप 100 कुंडलियों पर लगाओगे तो 15 कुंडलियों पर ये लग जाएगी, बाकी कुंडलियों पर ये भी नहीं लगेगी। ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेटल मून। इसमें पिछली टेक्निक में कोई डिफरेंस है नहीं बेसिकली। वहाँ पर मैंने लग्न की डिग्री ली थी, यहाँ पे नेटल मून की डिग्री लूँगा, बट दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। इस टेक्निक में क्या करना है, इन दिस टेक्निक in the technique using lagna, keeping everything same, replace longitude of lagna by dispositor of moon। मतलब जो चंद्रमा का चंद्रेश बोलते हैं उसे, एक्चुअली जो भी साइन लॉर्ड है उसका लॉन्गिट्यूड ले लीजिए, बस दैट्स ऑल। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून डिस्पोजिटर प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ 7th लॉर्ड। प्रीवियसली हमने लग्न का लॉन्गिट्यूड लिया था, यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड ऑफ मून डिस्पोजिटर लेंगे, वो की वही टेक्निक है ये भी। अब जस्ट देखिए इस कुंडली के अंदर चंद्रमा देखिए वो 7 साइन के अंदर है, तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर हो गया शुक्र, वीनस। तो यहाँ पर हम वीनस का लॉन्गिट्यूड लेंगे। वीनस 2 साइन में है, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 1 साइन पास्ट, और ये 14 डिग्री 10 मिनट हो गया आपका। 1 साइन पास्ट 14 डिग्री 10 मिनट। अब हमने इसमें क्या किया, जो मून का डिस्पोजिटर है उसमें हमने 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड किया, जैसे मैंने पहले सिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही ऐड किया, और ये 6 साइन पास 21 डिग्री 8 मिनट आ गया। तो जिस भी पर्सन का है मैंने निकाला है, मैरिज कैन टेक प्लेस व्हेन जुपिटर इन ट्रांजिट हैव 6 साइन 21 डिग्री एंड 8 मिनट ± 6 डिग्री 40 मिनट्स। मतलब जुपिटर जब इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के आसपास 6 डिग्री 40 मिनट्स आगे या पीछे होगा तब उस नेटिव की मैरिज हो सकती है। लॉन्गिट्यूड के लिए मैं फिर एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैंने बगल में ही टेबल लगाई हुई है। आपको जब भी आप एस्ट्रो सहज ऐप वगैरह में जाओगे तो सभी प्लेनेट का ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे लिखे होते हैं साइन, किस साइन में है, यहाँ पे लिखी होती है डिग्रीज। तो जिन लोगों को लॉन्गिट्यूड देखने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे सन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है TAU मीन्स टॉरस 3 डिग्री 30 मिनट एंड 28 सेकेंड। तो इसका लॉन्गिट्यूड आपको लिखना है तो वो टॉरस में है तो लिखा जाएगा 1 साइन पास्ट 3 डिग्री 30 मिनट एंड 28 सेकेंड। अब जैसे मून लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मून के आगे लिखा हुआ है लिब्रा, आगे लिखा हुआ है आपको 23 डिग्री 54 मिनट। तो इसका लॉन्गिट्यूड हम लिखेंगे, लिब्रा का मतलब 6 साइन पास्ट 23 डिग्री 54 मिनट।
तो अभी मैंने आपको दो टेक्निक्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूँ, इनमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत आसान सी टेक्निक है। जैसे हम विवाह सेन निकालते हैं वैसे के वैसे ही आपने विवाह सेन में हम लग्न लोड के लॉन्गिट्यूड को लेते हैं, यहाँ पर लग्न वाली टेक्निक में हम लग्न के लॉन्गिट्यूड को ऐड करेंगे। जो भी आपका आएगा उस पॉइंट से 6 डिग्री 40 मिनट्स आगे या पीछे उस पूरी वो बोल रेंज। रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं कुलंजी बोल रही हूँ। किरण मैम, किरण मैम हाँ जी। आपकी, हाँ हाँ, तो 6 डिग्री 40 मिनट आगे या पीछे वो ट्रांजिट करेगा, तो आपका उसकी नेटिव की मैरिज हो सकती है। और ये एंशियंट टाइम में जब भी ये राजा महाराजाओं के घरों में जो मैरिज हुआ करती थी, बाकी लोग तो खैर उस टाइम एस्ट्रोलॉजर या ऋषि मुनियों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हीं की मैरिज इस तरीके से होती थी, तो वो इस टेक्निक से किया करते थे। दूसरा आपका जो मून वाली टेक्निक है वो भी सेम ही तरीके से यूज़ होती थी, या तो लग्न के बेस पर या मून के बेस पर यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत मून भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना लग्न होती है। मून जिस साइन में होता है उसे हम चंद्र लग्न बोलते हैं। अब हम यहाँ पर एक टेक्निक ट्रांजिट वाली डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई हैं आज की क्लास में, अब मैं ये तीसरी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। और ये एक इंडिविजुअल टेक्निक है जिसके बेस पर भी आप मैरिज को टाइम कर सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक। ऑल दो मैं इन सभी को मिक्स करूँगा आगे जाके, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट सैटर्न्स रोल ऑन मैरिज हम डिस्कस कर रहे हैं। सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर भी आप टाइम कर सकते हो किसी की भी मैरिज को। सैटर्न्स रोल ऑन मैरिज क्या है एक्चुअली? सैटर्न इज सेकंड लार्जेस्ट एंड स्लोएस्ट प्लैनेट, हैव ए रोल इन एवरी इवेंट ऑफ पर्सनस लाइफ। सैटर्न का ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। रीजन बिहाइंड दैट, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और चौथा उसका अपना प्लेसमेंट होता है। तो सैटर्न जब भी किसी राशि के अंदर एंटर करता है तो एक साथ कुंडली के 4 भावों को वो इन्फ्लुएंस करेगा, 4 हाउसेस को साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस करेगा, और इन्फ्लुएंस भी बहुत लंबे समय तक करेगा। लंबे समय तक का मतलब इसका जो ट्रांजिट होता है नॉर्मली एक राशि एक भाव के अंदर सैटर्न अराउंड 2.5 ईयर रहता है। तो वो जिस भी भाव के अंदर आ गया तो 2.5 साल रहेगा, तो 2.5 साल रहने में उस भाव से रिलेटेड कोई न कोई दशा अंतरदशा जरूर आ जाएगी, या वो जो 3 और भावों को देखेगा उनसे रिलेटेड किसी न किसी की दशा और अंतरदशा आ जाएगी। जब भी कोई प्लेनेट ट्रांजिट के अंदर जिन भी भावों को इन्फ्लुएंस करता है उन्हें वो एक्टिवेटेड कर देता है, एक तरीके से ऐसा मानकर चलें, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो जो भी हाउसेस एक्टिवेटेड होते हैं यदि उनकी दशा और अंतरदशा आ जाए तो उससे रिलेटेड इवेंट हो जाते हैं। इसलिए सैटर्न क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्लो मूविंग वर्ड को छोड़ भी दें तो ये मान के चलिए वो अपना घर बना के रहता है, जहाँ पर चला गया वहाँ टिक जाएगा, चलता फिरता प्लैनेट नहीं है, एक स्टैटिक प्लैनेट है। शॉप खोली है तो शॉप पे बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है कि गोलगप्पे की ठेली है आप लेके आ गए खिलाया और कल पता नहीं कहाँ चले गए। सैटर्न एक स्टैटिक प्लैनेट है, एक जगह पर जहाँ पर चला गया वो वहाँ से जिन भी भावों को देखेगा लंबे समय तक देखेगा और लंबे समय तक उन पर असर डालेगा, तो वो उनसे रिलेटेड इवेंट को करा ही देगा, आप ऐसे मान के चलें। तो शनि का जो ट्रांजिट है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। 7.5 वर्ड आप सुनते होंगे, इसके ढैया वर्ड सुनते होंगे, पनौती वर्ड सुनते होंगे, कंटक शनि होता है, अष्टम शनि होता है। शनि के बारे में पूरी कहानी है इसकी ट्रांजिट की। उसका रीज़न केवल ये है कि इट इज़ ए स्लो मूविंग प्लैनेट, एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रहता है, बार बार वक्री होता है, फिर सीधा होता है, फिर वक्री होता है, फिर डायरेक्ट होता है, इस तरीके से वहीं पे टिका रहता है। इसलिए हम सैटर्न के ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा, आपकी जो काल पुरुष की कुंडली है जिसको हम एरीज लग्न या मेष राशि की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं, उसमें ये 10वें भाव का 10th हाउस का लॉर्ड या 10वें भाव का स्वामी होता है। 10th हाउस हमारी जिंदगी के सभी कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर लोग 10th हाउस को प्रोफेशन मानते हैं, प्रोफेशन नहीं होता। प्रोफेशन हमारी ज़िंदगी के कर्म का एक बहुत मामूली सा हिस्सा होता है। आप लाइफ के अंदर जितने भी कर्म करते हो वो प्रोफेशन के अलावा
बहुत ज़्यादा कर्म करते हो। प्रोफेशन तो एक रिटिन कर्म है, बाकी कर्म जो करते हो वो मेन कर्म है। अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, बच्चों की सेवा कर रहे हो, बीवी की सेवा कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो, किसी को आप कुछ किसी का अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, बुरा बुरा बोल रहे हो, बुरा सुन रहे हो, ये सभी कर्म है आपके। आपके मन के अंदर भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, अच्छी बुरी, ये सभी कर्म है। इन सभी का कारक आपका 10th हाउस जो होता है वो इन सभी को सिग्निफाई करता है, ऑल काइंड ऑफ कर्मास। अब ऑल काइंड ऑफ कर्मास का जो कर्म कारक है मेन आपका, वो शनि है। इसलिए शनि का बहुत डोमिनेंट रोल होता है आपकी लाइफ के सभी इवेंट के अंदर। शनि कर्माधिपति का जब तक पूरी तरीके से, ये अकेला प्लेनेट ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी के किसी भी इवेंट को बना और बिगाड़ सकता है, आप ऐसा मानकर चलें। तो केवल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सैटर्न भी हम मैरिज को टाइम कर सकते हैं। अब इसके सूत्राज, स्टेप्स टू अप्लाई। अभी तक तो मैंने कहानी बताई क्या शनि क्या है, अब मैं इसका सूत्र बता रहा हूँ। ये 4 मैंने स्टेप लिखे हुए हैं, ये आप सब लोग नोट कर लेना प्रॉपरली। ये हम हर एक कुंडली पर यूज़ करने वाले हैं। जब हम कंपोजिट टेक्निक लगाएंगे, एक ही कुंडली पर हम 10 से 15 टेक्निक्स लगाएंगे, उनमें से ये टेक्निक हर एक कुंडली पर लगानी ही लगानी है। यहाँ पे 4 सूत्र हैं और मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा अभी आपको। पहला सूत्र क्या है? चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट उपपद लग्न ऑब्लिक उपपद लग्न लॉर्ड। उपपद अभी मैं फिर बता दूंगा, तो मैंने वीडियोस भी अपलोड किए थे, आपने देख लिए होंगे, जिसने नहीं देखे हैं वो जरूर देख ले। उपपद यूज होगा। तो जो ट्रांजिट सैटर्न है वो या तो उपपद को एस्पेक्ट करे, उपपद लग्न को, जो उपपद होता है उसे उपपद लग्न बोलते हैं, और वो जिस साइन में उसके लॉर्ड को एस्पेक्ट करे, दोनों में से किसी को। दूसरा आपको चेक करना है, पहले और दूसरे में से कोई एक हो जाता है तो भी उसे हम मान लेंगे, दोनों होना जरूरी नहीं है। कि चेक द ट्रांजिट सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड ट्राइन। मतलब उपपद लग्न से या उपपद लग्न लॉर्ड से त्रिकोण 1, 5 और 9 भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा हो तभी भी मैरिज हो जाएगी। तो पहला कॉम्बिनेशन है वो उपपद लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उपपद लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। दूसरा कॉम्बिनेशन है ट्रांजिट सैटर्न उपपद लग्न से ट्राइन में या उपपद लग्न लॉर्ड से ट्राइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा हो। इन दोनों में से कोई एक भी यदि कंडीशन होगी तो उसे हम फुलफिल मान लेंगे, दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट, जो सैटर्न गोचर वाला सैटर्न है वो कुंडली के गुरु को, कुंडली में जो नेटल जुपिटर है, जो जुपिटर आपकी कुंडली में स्थायी रूप से बैठा हुआ है, उस जुपिटर को देखे या मार्स को इन्फ्लुएंस करे या दोनों को करे। ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। और चौथा कॉम्बिनेशन ये है जो आपका गोचर वाला शनि है, आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि को इन्फ्लुएंस करे, एस्पेक्ट करे। ये शनि के गोचर के ये 4 कॉम्बिनेशन हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट वन वो उपपद को, उपपद लग्न या उपपद लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस का मतलब मैं पहले बता देता हूँ, जो शनि है वो 4 भावों से इन्फ्लुएंस करता है। शनि कौन कौन से 4 भाव से इन्फ्लुएंस करता है? जहाँ बैठता है अपने से तीसरे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव। और एक चीज़ और ध्यान रखना है पे, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जब ट्रांजिट में शनि या जुपिटर रेट्रोगेट होते हैं, कोई भी ग्रह, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ मैं, नेटल कुंडली की बात नहीं कर रहा, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में बार बार पूछेंगे कि नेटल ये होगा। मैं क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लें चीज़। नेटल जुपिटर या सैटर्न रेट्रो हो या डायरेक्ट हो, हम कहीं बात नहीं करेंगे, हम उसे डायरेक्ट ही मान के चलेंगे, कोई रेट्रो नहीं मान के चलेंगे अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें। मगर आपका जो ट्रांजिट वाला सैटर्न या जुपिटर रेट्रो जब होता है तो वो जिस भाव में बैठा है वहाँ से भी एस्पेक्ट डालेगा और अपने से पिछले भाव से भी एस्पेक्ट डालेगा। मतलब दोनों भावों से एक साथ एस्पेक्ट डालेगा। आपके पिछले भाव से भी उसको लगा कर देखेंगे और जहाँ बैठा है उससे भी लगा कर देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको अभी बता दूंगा, मगर इस सेंटेंस को आप याद रखना, क्योंकि यहाँ ये जो 4 कॉम्बिनेशंस हैं इसमें सैटर्न ज़्यादातर बहुत समय तक रेट्रो होता है। तो जब सैटर्न ट्रांजिट में रेट्रो होता है, सपोज वो 7वें भाव में रेट्रो है किसी की कुंडली में, तो आप 7वें भाव से भी उसकी एस्पेक्ट को देखोगे और 6ठे भाव से भी देखोगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं यहाँ पर, इसको मैं प्रैक्टिकली लगाकर यहाँ पर बता देता हूँ। ट्रांजिट, सैटर्न एंड ट्रांजिट, टाइमिंग ऑफ मैरिज।
पहले उपपद निकालना बता देता हूँ यहाँ पर। उपपद एक्चुअली 12वें भाव का पद होता है। यहाँ पर ये आपको कुंडली दिख रही होगी, 12वें भाव के अंदर 8 साइन है, 8। तो हम क्या करते हैं, 12th पद निकालने के लिए उपपद यहाँ पर आपको सबको आना चाहिए। मैं बार बार यूज़ करूँगा उपपद, इसलिए जिसे नहीं है वो ध्यान से समझ लें। 12वें भाव में जो भी राशि है उससे उसके लॉर्ड तक गिनिए, जहाँ पे भी लॉर्ड बैठा है। तो यहाँ पे 8 साइन है, इसका लॉर्ड हो गया मार्स, तो वो दूसरे इससे नेक्स्ट भाव में ही बैठा है, तो इसको मिला के गिनिए यहाँ से 1 2। अब आप इसका जो लॉर्ड है जितना गिना, लॉर्ड से फिर उतना ही गिनिए। तो मार्स से फिर हम 2 गिनेंगे, तो 1 2, ये उपपद हो गया। तो उपपद एक्चुअली हम कैसे निकालते हैं कि 12वें भाव से उसके लॉर्ड या स्वामी तक काउंट करेंगे, जितना नंबर आया उसके लॉर्ड से फिर आगे उतना ही काउंट करेंगे। जहां पर भी पहुंचेंगे वो आपकी उपपद लग्न होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये उपपद लग्न मैंने मार्क कर दिया, दिस इज उपपद लग्न। यहाँ पर हमने निकाल ली। उपपद लग्न लॉर्ड चाहिए तो वो शनि है इस कुंडली के अंदर, क्योंकि उपपद लग्न 10 साइन में है, तो उपपद लग्न लॉर्ड शनि हो गया। और उपपद से ट्राइन की भी बात की थी मैंने, तो उपपद से ट्राइन का मतलब 1 5 9, तो ये उपपद है, इससे मैंने 1 5 9 मार्क कर लिया। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे मैंने मार्क किया है ब्लैक। 6 7 8 9, तो ये जो मैंने ब्लैक ब्लॉक्स मार्क किए हुए हैं ये उपपद से ट्राइन है। ऐसे ही उपपद लॉर्ड से भी ट्राइन आप मार्क कर सकते हो। तो सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर, यदि आपको केवल सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर टाइम करना है, तो स्टेप्स टू अप्लाई, ये मैंने वही चारों चीज़ें लिखी हुई हैं। चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। चेक द ट्रांजिट सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड ट्राइन। चेक ट्रांजिट सैटर्न, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर मार्स और बोथ। चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट इज नेटल पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए इस पर्सन की हमने मैरिज टाइम की थी, और ये टाइम की थी 8, इसकी मैरिज फिक्स हुई थी 8 मार्च 2024 को। और सैटर्न उस टाइम पर 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था। यहाँ पे 11 साइन में देखते हैं कोई कॉम्बिनेशन लगते हैं क्या। ये 11 साइन में सैटर्न, यहाँ पर 11 साइन में, तो देखिए ये 11 साइन से ये 10th एस्पेक्ट से उपपद लग्न लॉर्ड शनि को देख रहा है। गिन लीजिए यहाँ से 10th एस्पेक्ट से यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है जिस दिन इसकी मैरिज हुई है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ट्रांजिटिंग सैटर्न एस्पेक्टिंग उपपद लॉर्ड। तो उपपद लॉर्ड को कर रहा है, तो उपपद लॉर्ड के ट्राइन का भी कंडीशन दूसरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी, ऊपर ट्राइन को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। फर्दर एक कंडीशन मैंने बताई थी कि ये जो नेक्स्ट कंडीशन को आप पढ़ लीजिए, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर ऑब्लिक मार्स ऑब्लिक बोथ। तो देखिए जुपिटर के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर के खुद के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है। तो ट्रांजिटिंग सैटर्न जुपिटर पे ट्रांजिट कर रहा है, मार्स पे नहीं कर रहा, मगर कोई बात नहीं। ये 3 कंडीशन है, इनमें से कोई भी फुलफिल हो जाए, वो जुपिटर को एस्पेक्ट कर ले या मार्स को एस्पेक्ट कर ले या दोनों को एस्पेक्ट कर ले। तो यहाँ पर वो जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट हिज नेटल पोजीशन, ये नेटल सैटर्न है। तो देखिए वो यहाँ से अभी मैंने बताया ही था, नेटल सैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो तीनों की तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जब इस नेटिव की मैरिज हुई थी 8 मार्च 2024 को, तो ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसमें अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ। आप जब कुंडलियों पर लगाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी 3 कंडीशन या चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हों, मगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एट लीस्ट 1 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैरिज नहीं होगी। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ऐसी कोई भी कुंडली नहीं मिलेगी, मैंने कोई कुंडली नहीं देखी जिसमें कि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हो। अब मैरिज के टाइम पर वैसे तो नहीं होंगी कंडीशन, कई बार सेटिस्फाई नहीं होती एक भी। तो यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस टाइम को आप किसी भी पर्सन को नहीं दोगे कि इस टाइम पर मैरिज हो जाएगी। तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं प्रीवियस बैचेस में भी, और आप लोगों ने जो लोग कर रहे हैं अभी टाइमिंग यूज़ करके मेरी ये टेक्निक्स को, उन्हें पता ही होगा कि इनमें से 1-2 जरूर उस टाइम पर लगेंगी। यदि इनमें से चारों में से एक भी
टेक्निक नहीं लग रही है तो आप नहीं दोगे वो टाइम, उस टाइम पर मैरिज नहीं हो सकती। और जितनी ज़्यादा पॉइंट्स आपके एग्री कर रहे हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट मान के चलिए, इनको 4 में मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो वो सारे पॉइंट यदि एग्री कर रहे हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मैरिज होने की। यदि 2 एग्री कर रहे हैं तो थोड़ा कम हो जाएगी, 1 एग्री कर रहे हैं तो और कम हो जाएगी, और 1 भी एग्री नहीं कर रहा है तो मैरिज नहीं होगी। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। तो ये मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप में तो बहुत सारे लोग सारी की सारी कंडीशंस चेक करने की कोशिश करेंगे और सब नहीं लग रही होंगी तो आप सोचेंगे कि अभी मैरिज नहीं होगी। तो आई एम अगेन क्लैरिफाइंग इट कि आउट ऑफ दीज ये 4 कंडीशंस हैं, मगर पहली और दूसरी में से कोई भी एक लग जाए तो दूसरी को लगा माना जाएगा। तो 4 कंडीशंस में से यदि आपकी एक भी कंडीशन लग रही है तो आप उसको ओके कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मगर जितनी ज़्यादा कंडीशन लगेंगी उतना ही बेटर पॉसिबिलिटी होगी। और क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। एस्ट्रोलॉजी में नथिंग इज सर्टेन। दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है सिवाय ब्रह्मा भगवान के जो किसी भी चीज़ को शॉर्ट कह सकें, इसलिए हम पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब मैं एक नेक्स्ट टेक्निक बता रहा हूँ, जुपिटर्स रोल इन मैरिज। आज की ये चौथी टेक्निक है। 3 टेक्निक हम कर चुके हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ लग्ना, एक ऑन द बेसिस ऑफ मून, एक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एक इंडिपेंडेंट टेक्निक है, इसके बेस पर बहुत सारे लोग टाइमिंग ऑफ मैरिज कर देते हैं केवल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। अब जुपिटर्स रोल हम देखते हैं। पे जुपिटर का क्या फॉर्मूला है देखिए, स्टेप्स टू फॉलो। जुपिटर के 2 रोल हैं यहाँ पर। अब हमें आरूढ़ लग्न निकालनी आनी चाहिए। आरूढ़ लग्न क्या होती है, उसका एक दूसरा नाम पद लग्न है। आरूढ़ लग्न का दूसरा नाम क्या है, पद लग्न है, ध्यान से समझिएगा। तो आरूढ़ लग्न हमें निकालनी आनी चाहिए। आरूढ़ लग्न हम किस तरीके से निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट को जरा। जैसे मैंने उपपद निकालना बताया था, उपपद होता है 12th पद, और आरूढ़ लग्न होती है लग्न का पद, जिसे हम पद लग्न भी बोलते हैं। तो आरूढ़ लग्न सबको निकालनी आनी चाहिए जो भी आप टाइमिंग ऑफ मैरिज करेंगे। आरूढ़ लग्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम और भी टेक्निक्स में इसको यूज़ करेंगे। आरूढ़ लग्न निकालने का तरीका क्या होता है, बड़ा आसान तरीका है। लग्न का पद होता है, तो लग्न का पद कैसे निकालेंगे, ये लग्न है, इसकी 9 साइन, इससे इसके लॉर्ड तक गिनिए। तो 9 साइन से इसके लॉर्ड मीन्स जुपिटर तक काउंट करेंगे। इट इज़ 1 2 3। अब वहाँ से फिर 3 काउंट करिए, तो इट इज़ 1 2 3। तो इसकी आरूढ़ लग्न 1 साइन में आ गई, 5th हाउस के अंदर आ गई। तो आरूढ़ लग्न निकालने का सिंपल तरीका है, उपपद निकालने का भी यही तरीका था। किसी भी भाव का पद ऐसे ही निकालते हैं, उस भाव से उसके लॉर्ड तक गिनिए, काउंट करिए, और फिर लॉर्ड से उतना ही आगे काउंट करने पे आप जहाँ पे भी जाकर रुकेंगे उसको उसका पद बोलते हैं। आपको किसी भी भाव का पद निकालना है, उस पद को निकालने का ये तरीका है। वो आपको निकालना आना चाहिए, दारा पद भी निकालना आना चाहिए, वो 7वें भाव का पद होता है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप फिर से उसे देख लेना, इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ पर भी आप उसे खुद सीखिए। तो ये आरूढ़ लग्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आरूढ़ लग्न इसकी निकाल दी। जुपिटर की अब के 2 कंडीशंस हैं केवल। जुपिटर के केस में 2 कंडीशन है, जुपिटर्स रोल इन मैरिज। और ये आपका सूत्र है, और ये ऋषि मुनियों का दिया ही सूत्र है, जेमिनी और पाराशरी का कॉम्बिनेशन है कि जुपिटर जब भी किसी भी नेटिव की मैरिज होती है तो जुपिटर को आप चेक करेंगे, वो एस्पेक्ट करेगा या तो आरूढ़ लग्न को या आरूढ़ लग्न लॉर्ड को। पहली कंडीशन ये है कि चेक ट्रांजिट जुपिटर एस्पेक्ट, ट्रांजिट जुपिटर की बात कर रहे हैं, जुपिटर एस्पेक्ट आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड। एस्पेक्ट ऑब्लिक ट्रांजिट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है या तो वो उस पे से आरूढ़ लग्न को एस्पेक्ट कर ले ट्रांजिट में, या उस पे से ही ट्रांजिट कर रहा हो, ये मतलब है। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि आप सिंपली वर्ड में मान लीजिएगा कि जुपिटर ट्रांजिट वाला जो जुपिटर है, गोचर वाला जो जुपिटर है, या तो वो आरूढ़ लग्न को इन्फ्लुएंस करेगा, और क्योंकि जुपिटर की आपको पता है कि 4 भावों से जुपिटर भी इन्फ्लुएंस करता है। एक तो वो जहाँ पे बैठा होगा, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि,
तो 4 से करेगा, और यदि वो रेट्रोगेट है, वक्री है, तो अपने से पिछले भाव से भी करेगा। ऐसा आप मानकर चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको वक्री का मतलब बताऊंगा, देखिए अभी इस केस में कि वक्री से हम कैसे देखेंगे। तो चेक ट्रांजिट जुपिटर एस्पेक्ट या तो आरूढ़ लग्न को एस्पेक्ट करेगा या आरूढ़ लग्न लॉर्ड को वो इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, चेक ट्रांजिट जुपिटर एस्पेक्ट और ट्रांजिट्स नेटल 7th हाउस और 7th लॉर्ड, सातवें भाव और सातवें लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इन दोनों को जब भी वो एक साथ कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो दोनों को, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जुपिटर ट्रांजिट भी आप टाइमिंग ऑफ मैरिज कर सकते हो। आप देख लीजिएगा कि जुपिटर कब 7th हाउस 7th लॉर्ड या आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लॉर्ड दोनों को जब वो ट्रांजिट कर रहा है, तो आप कहोगे जैसे पंडित जी पुराने बोलते थे, बच्चे तेरे योग बन गए हैं मैरिज के। अब योग बनता है तब मैरिज थोड़ी होती है कोई, योग तो बनते रहते हैं जिंदगी में 20 बार। अब 90 साल के आदमी को भी यदि कुंडली दिखाओगे तो उसके भी योग बन रहे होंगे, पर उसकी मैरिज नहीं हो सकती उस टाइम पर। तो योग बनते रहते हैं हमारे 2-3 साल के अंदर, वो ये योग है एक्चुअली, उस टाइम पर मैरिज हो सकती है। तो ये जुपिटर वाली है, यहाँ पर मैंने इस टेक्निक को लगा कर बताया है। ये एक पर्टिकुलर नेटिव की कुंडली है, जुपिटर ऑन 18/12/2023 वॉज ट्रांजिटिंग इन एरीज इन रेट्रो मोशन। यहाँ पे देखिए रेट्रो मोशन लिखा हुआ है, एरीज मतलब वन साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो वन साइन में ट्रांजिट कर रहा है मतलब वन साइन पे वो ऑलरेडी आरूढ़ लग्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। देखिए चेक ट्रांजिट जुपिटर एस्पेक्ट और ट्रांजिट ओवर आरूढ़ लग्न और लॉर्ड, दोनों में से किसी एक पे। तो आरूढ़ लग्न पे तो कर ही रहा है, अब 7th हाउस और 7th लॉर्ड को कर रहा है क्या देखते हैं। तो 7th हाउस पे तो ये इन्फ्लुएंस है नहीं इसका, और 7th लॉर्ड यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है 8वें हाउस में। तो डायरेक्ट मोशन से जो जहाँ पे प्लेस्ड है जुपिटर, वहाँ से तो ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। रेट्रो में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, वन साइन में वो ट्रांजिट कर रहा है, मगर रेट्रो है तो उसको हम एक भाव पीछे ले जाएंगे। यहाँ से भी देखेंगे एक भाव पीछे से, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, दोनों जगह से देखेंगे। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को ये कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारों को कि अब यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि रेट्रो है तो पिछले भाव से ही देखना है। नहीं, वो रेट्रो है तो जहाँ है वहाँ से भी देखना है, एरीज साइन में तो एरीज से भी देखना है, और उसको यहाँ पर वो आपका पाइसेस साइन मतलब अपने पिछले भाव से भी देखना है। तो पिछले भाव से जुपिटर 1, 2, 3, 4, 5th दृष्टि से 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पर जुपिटर की ट्रांजिट की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो इस तरीके से हम जुपिटर की ट्रांजिट की कंडीशन, जुपिटर की 2 ही कंडीशन है, सैटर्न की 4 कंडीशन थी, जुपिटर की 2 ही कंडीशन है। सो दिस इज द योर टेक्निक, टुडेज टेक्निक नंबर 4। एक और बताऊंगा, इसके बाद हम बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं आप नोट कर लेना। तो एक और टेक्निक बताऊंगा मार्स की ट्रांजिट की, रोल ऑफ मार्स, और ये हमें हर एक कुंडली में लगाने हैं। टाइमिंग ऑफ मैरिज आप जब करोगे आपको पता चलेगा, आपको आधे से 1 घंटा लगेगा, जब जो इनिशियली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी ज़्यादा लगेगा बाद में, मगर जब आप उसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप थोड़ा 15-20 मिनट तो फिर भी लगेगा, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो प्रैक्टिस करने के बाद उस पर पहुँच जाओगे। नेक्स्ट टेक्निक, आज की 5th टेक्निक, रोल ऑफ मार्स इन मैरिज। ये भी म्यूट कर लें प्लीज़, इसका म्यूट कर लें, आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल ख़राब आएगी फिर। कौन है आप देखिए ज़रा, मुझे दिख नहीं रहा है, म्यूट कर लें। हाँ, रोल ऑफ मार्स इन मैरिज। तो मार्स के वही सूत्र हैं जो शनि के हैं, ध्यान रखना। मार्स के वही कॉम्बिनेशन है ट्रांजिट में जो सैटर्न के हैं। तो मार्स और सैटर्न के एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशंस हैं। तो देखते हैं, देखो स्टेप्स टू फॉलो, ये वही 4 के 4 हैं कि चेक ट्रांजिट मार्स एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड, चेक द ट्रांजिट मार्स ट्रांजिटिंग इन उपपद लग्न ट्राइन, उपपद लग्न और उपपद लॉर्ड ट्राइन, चेक ट्रांजिट मार्स एस्पेक्ट जुपिटर ऑब्लिक मार्स, और बोथ चौथा बदल जाएगा। सैटर्न के केस में था चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट नेटल सैटर्न, यहाँ पे आ जाएगा चेक ट्रांजिट मार्स एस्पेक्ट हिज नेटल पोजीशन। मतलब जो ट्रांजिट गोचर वाला मंगल है वो कुंडली में बैठे मंगल को एस्पेक्ट करे। तो ये 4 आपकी कंडीशंस हैं मार्स की, वो एग्जैक्टली वो की वही हैं जो शनि की हैं, केवल चौथी कंडीशन में यहाँ पर हमने
चेंज किया है। सैटर्न के केस में हमें देखना होता था कि गोचर वाला शनि ट्रांजिट वाले शनि को, वो सॉरी कुंडली वाले शनि को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर गोचर वाला मार्स कुंडली वाले मार्स को एस्पेक्ट करेगा, ये कंडीशन है। तो इसमें हमने देखे 15/2/2024 को जो मार्स था वो 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा था। मैरिज के आसपास का टाइम है ये। इसकी एग्जैक्ट मैरिज उस दिन नहीं हुई थी, कोई एक फंक्शन रहा होगा, तो क्योंकि कई सारे फंक्शन होते हैं तो उसके आसपास रहा होगा। आगे पीछे आप देख सकते हो, 10-15 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैरिज का ऐसा इवेंट होता है, वो लॉन्ग टाइम इवेंट होता है, तो उसमें 5-10 डेज आगे पीछे भी यदि कोई कॉम्बिनेशन लग रहा हो तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम पिन पॉइंट करने की कोशिश ना करें, इतना ही मान लें कि बस आसपास भी यदि हम बता देते हैं तो वो भी मोर देन एनफ होता है। कोई भी पर्सन मैरिज ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसको बिल्कुल ही डेट निकाल के दे दें या निकाल लें, मगर आप इतना भी बता देते हो कि आपने जो बताया उसके आसपास के महीने में भी मैरिज हो जाएगी, तो वो आपको बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर मान लेगा। वो कहेगा वो आपने कहा उसी दिन मैरिज हो गई। तो यहाँ पर मार्स 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा था 15 Feb 2024 को। तो यह साफ साफ नज़र आ रहा है, ये उपपद है, ये अभी निकाला था हमने, उपपद लग्न पर ट्रांजिट कर रहा है। पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। एक मिनट, उपपद लग्न पर ट्रांजिट कर रहा है, मार्स ट्रांजिटिंग मार्स है। फिर हम देखते हैं तो ये देखिए, अब जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी कंडीशन फुलफिल ही हो। ट्रांजिट मार्स उपपद लग्न पर है, इसको तो वो कर रहा है, और ये जुपिटर पे नहीं कर रहा। जुपिटर 11 साइन में है देखिए, और मार्स यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। मगर देखते हैं क्या सैटर्न को कर रहा है, क्या सैटर्न को भी ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, और आपके मार्स को भी। तो इस केस में केवल एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। मगर आपको ये मानकर चलना है कि यदि 4 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी भी उस इवेंट को आपने मना नहीं करना है। मैं सेम ही कुंडली पे लगा रहा हूँ ये सारे कॉम्बिनेशंस। तो वहाँ पे आपके सैटर्न के 3 कॉम्बिनेशन लगे थे, जुपिटर के दोनों लगे थे, मगर मार्स का केवल एक ही कॉम्बिनेशन लगा है। तो ये इंटेंशनली मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली का जिसको टाइम किया था उसमें मैंने एज इट इज़ पिक किया है ये। तो यहाँ पर 4 में से केवल एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो मैं ये चीज़ आपको पहले से ही रिपीट कर रहा हूँ, यदि एक भी नहीं लगा होता तब मैं फिर इसको डाउट करता और मैं उसको इतना इजीली टाइम नहीं करता, फिर मैं कोई दूसरा टाइम देखता। तो चारों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन लग जाता है तभी भी आप उससे मान के चलेंगे कि मैरिज हो सकती है। 2-3 लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो स्ट्रोंगली इसको सपोर्ट कर रहा है मैरिज को। और कोई भी नहीं लगता है तो वो स्ट्रोंगली मैरिज को अपोज कर रहा है। आप ऐसा मानकर चलेंगे वो मैरिज नहीं होने देना चाहता। तब आपको ओवरऑल बाद में असेस करना पड़ेगा। तो ये अभी आज हमने 5 छोटी छोटी टेक्निक्स की बात की है, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई थी, एक में मैंने एज निकालना बताया था यूजिंग भृगु नंदी नाड़ी, फिर राहु टेक्निक एंड केतु टेक्निक, ये 3 मैंने एज निकालने की टेक्निक बताई थी, जिसमें ना राहु यूज़ करनी है ना केतु यूज़ करनी है, हम भृगु नंदी नाड़ी यूज़ करेंगे। फिर मैंने आपको 7 फेरे 8 सूत्रा मैंने बताया था, और रिसर्च बेस्ड है भारतीय विद्या भवन के राव सर की, वो मैंने एक टेक्निक बताई थी। इसके बाद आज हमने छोटी छोटी 5 अलग अलग टेक्निक्स की बात की है। इनमें से 3 टेक्निक्स को जो अभी मैंने बताई हैं, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर और ट्रांजिट ऑफ मार्स, इनको हम आगे जब बढ़ेंगे तभी भी इनको यूज़ करेंगे। लग्न और मून वाली टेक्निक को हम यूज़ नहीं करेंगे आगे चल के। तो अभी अब आपके कोई डाउट्स हैं तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, सुभाष सर। सर म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरे 2 छोटे पॉइंट हैं। जी सर। वन इज वेरी टेक्निकल ऑन यूएल and second is very simple whether it is applicable on D9. This technique सर फर्स्ट क्वेश्चन is UL, Upapada Lagna, यस, because in Banaras and other like Sanjay Rath or others, they don't take a UL in Kendra Bhav, first 4, 7, 10. ओके सर, एक्चुअली one यूजिंग second. केएन राव सर टेक्निक One second. एज पर केएन राव One सर second. एंड एक मिनट हाँ This is one. And second, that transiting technique
should it be applicable on D9 or not? Okay, not on in D9. We'll never apply transit on any divisional chart. We'll apply transit only on D1 chart. Okay. Secondly, uppad we'll use as I taught today, क्योंकि ये it is developed by K.N. Rao sir. There are so many dispute about different padas. Even in Arud Lagn there are so many disputes. But we'll consider in this way only. You count from the concerned house to its lord, and same number of house add, then you will get the pad of that one particular bhava. So we'll use this Any, much only. sir, any light you can throw on this subject? Okay, why this difference? Any Yes, specific reason? sir, in any other class we'll discuss Gemini Padas. Definitely. You are in Kundli analysis class, in that Yeah. we will discuss it. Definitely we'll discuss about the Padas, because I have done lot of work on different Padas, and even Varanasi they consider something else, Sanjay Rath consider something else, and two or three astrologers from different places consider something else. But actually I am a student of K.N. Rao sir, so we generally use his techniques in Gemini particularly. सर के.एन. राव साहब का ही अभी एक टाइमिंग ऑफ मैरिज 3 ऑथर ने लिखा है, उसमें के.एन. राव साहब ने एक आर्टिकल लिखा है उनका, जी, उसमें भी यूएल में उन्होंने चेंज लिया है। अब देख लूंगा सर यदि आप बता रहे हैं तो, हाँ, क्योंकि ये तो मैं अभी वो किताब का पेज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ कोई नहीं, आप बता दीजिएगा सर, देख लूंगा मैं। जी, ओके। जी मोनिका मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर वो सैटर्न और मार्स में जो आपने डिफरेंस बताया वो समझ नहीं आया, फोर्थ वाला जो था। फोर्थ ऐसा था कि जो ट्रांजिट वाला सैटर्न है वो नेटल सैटर्न को जी, इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। ठीक है। और मार्स ठीक के है। केस में ट्रांजिट वाला मार्स नेटल मार्स को इन्फ्लुएंस करे, ये डिफरेंस है। मतलब मार्स जो है ट्रांजिट वाला, उसने मार्स को इन्फ्लुएंस करना है, अच्छा, ठीक और है सर। सैटर्न ने सैटर्न को करना है। ये है फोर्थ कंडीशन में डिफरेंस। ओके, ठीक है सर। कौशल जी। थैंक यू। हाँ सर, 2 क्वेश्चन है। जी अ, सर, आरूढ़ लग्न के लिए अगर लग्न लॉर्ड 7th में बैठा हो तो आरूढ़ लग्न लग्न में ही आएगा? आएगा। अच्छा ठीक है। तो दूसरा ये है सर कि जैसे अपन वो जो ऐड करते हैं सर, जैसे कोई लग्न लॉर्ड अगर ये मून का लॉर्ड अगर मेष में है तो उसको 12 साइन पास नहीं करेंगे ना नहीं, वो जीरो तो? साइन पास, 12 साइन पास अच्छा, कुछ भी जीरो। नहीं होता। हाँ ठीक 12 ठीक। साइन होते ही नहीं है पास, इसलिए 12 साइन पास कुछ भी नहीं होता, जीरो साइन पास करेंगे। केवल उसकी जो डिग्री रहेगी वही। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी बिमला मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, आप जैसे दशाओं पे बताते हो कि भाई लगन लॉर्ड की दशा, 7th लॉर्ड की दशा और 12th मैडम लॉर्ड वो की दशा। आप अभी मिक्स मत करो, इसमें न्यू स्टूडेंट हैं तो अब यहीं तक का पूछो। आप वो अच्छा मेरे को सर, फिर रहने देते, इंडिविजुअली सर मैसेज रहने कर देते। देना। एक्चुअली ये है ठीक ना, है सर। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बाकी लोग जो अभी नए ज्वाइन किए हैं ना, वो फिर कंफ्यूज होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, कोई नहीं। हाँ, आप ना ठीक, थैंक यू इंडिविजुअली सर। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इंडिविजुअली आंसर कर दूंगा। जी कविता मैम। थैंक यू सर। कविता मैम। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सर जी आपने आरूढ़ लगन बोला है, हाँ तो जैसे लग्नेश 10th में बैठा है तो लगन से गिना तो 10 हाउस आ गया, हाँ, फिर 10 हाउस आगे और गिनना है, तो 7वें में चला जाएगा। तो फिर वो 7वें को मानते हैं सर जी हाँ, आरूढ़? सब मानते हैं आरूढ़ लगन। और ऐसे उपपद का भी सर जी ऐसे ही आ रहा था वही। ऐसा है, वो मानते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। इवन आप बुक पढ़ोगे, जैमिनी सूत्रम जितनी भी बुक पढ़ोगे, सूर्य नारायण राव की में कुछ है, P.S. शास्त्री की में कुछ है, और ये इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। वाराणसी के लोग कुछ और मानते हैं, कहीं के लोग कुछ और मानते हैं, बिकॉज जैमिनी सूत्रम का प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये जो हमने पढ़ाया है, क्योंकि ये जैमिनी मैंने
उससे भारतीय विद्यावन से स्टडी किया है। मैं जेमिनी कराता भी हूँ काफ़ी साल से, मेरे वीडियोस भी हैं पूरे, और जेमिनी के बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ। तो मैंने काफ़ी काम किया हुआ है जेमिनी पे, कंप्लीट काम किया हुआ है, और शायद मेरे जितना कम ही लोगों ने किया है। तो उसमें जेमिनी के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं, मगर इसके अंदर इसका मैं रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा। हमने इस पर रिसर्च की हुई है कि क्यों वहीं लेना चाहिए, इस पर रिसर्च है पूरी बाकायदा। तो आपको अभी जो से मैंने बताया है उस तरीके से आप मान लीजिए। और जो अभी मैं आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज के जो सूत्र बता रहा हूँ, उसमें मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप लगा लीजिए उसे, क्योंकि मैंने सर जी काम किया हुआ है। सैटर्न का दोबारा बता दोगे सर जी? क्या पूछना है वो बताओ आप सैटर्न का। हम लोग सैटर्न का एस्पेक्ट एक बार पूरा बता दो, थोड़ा सा ज्यादा सारे पॉइंट। हेमलता मैम आप पूछिए। अब मैडम वीडियो फिर से देखना एक बार। ठीक है सर जी, वही हाँ। मैंने सोचा वीडियो देख लूं। हाँ, फिर इसके बाद पूछ लेना मुझसे। हेमलता मैम जी सर। पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं एक पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने वो लगन का फॉर्मूला और चंद्रमा वाला फॉर्मूला बताया था ना, जी जी जी। तो उसमें गुरु से त्रिकोण में ना, गोचर गुरु से नहीं, त्रिकोण गुरु में उसी देखेंगे? राशि में करना चाहिए। अच्छा, उसी राशि में करना बिल्कुल चाहिए। उसी राशि में जहां पर वो पॉइंट आ रहा है, उससे 6 डिग्री 40 मिनट पहले या 6 डिग्री 40 मिनट बाद में आएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये स्वयंवर वगैरह जब किया करते थे तो उस पर्टिकुलर टाइम को निकाला करते थे कि अब ये गुरु उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आ गया है, अब उसका स्वयंवर करना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा प्रश्न है कि जब आपने कहा चंद्र का राशि और सप्तमेश जी को हमने प्लस करना है, कई बार ऐसा हो सकता है कि चंद्र का राशि और सप्तमेश एक ही हो, एक ही ग्रह हो, तो फिर वही ले लेंगे, वही भोगांश ले लेंगे ना? चंद्र का राशिस और वो कह रहे हो वो दोनों, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो सेम पॉइंट ले लीजिए अब फिर। सेम ले लेंगे ना, जी जी उसी जी में गुरु का गोचर हो, जी जी 6 डिग्री 40 मिनट आगे, 6 डिग्री 40 मिनट पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें त्रिकोण नहीं देखना है ना? नहीं नहीं, त्रिकोण नहीं देखना, इसमें एस्पेक्ट नहीं देखना है, ये क्लियर कट उसके 6 डिग्री 40 मिनट आगे या 6 डिग्री 40 मिनट पीछे ही होगा। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट हो? नितिन जी आप पूछ रहे हो कुछ? हाँ सर, वो खाली इतना ही क्लेरिफाई करना था। आपने जो बोला ना कि जब वो दशा फिक्स करनी है तो हमको फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस से कनेक्शन बनता होगा, तो उसके लॉर्ड के साथ भी कनेक्शन वैलिड गिना जाएगा सर? हाँ गिना जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड के हाँ। साथ कंजंक्शन में हो, एस्पेक्ट में हो, या उसके साथ एक्सचेंज में आएगा सब? हाँ एक्सचेंज भी कनेक्शन है। ठीक है, मतलब उसके साथ फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ एंड नाइन्थ और नाइन्थ लॉर्ड के साथ समझ लो कि जो अंतरदशा का प्लैनेट है, हाँ। वो अगर समझ लो कंजंक्ट हो जावे, या उसके साथ एस्पेक्ट में आ जावे, या फिर उसके साथ राशि परिवर्तन में आ जावे तो होगा, या फिर कोई भी तरह से अंतरदशा का प्लैनेट जो है उसका 1579 के साथ किसी भी तरह हाउस के साथ कनेक्शन बन जावे, बिल्कुल, वो ये दृष्टि संबंध हो या प्लेस या